हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत आप सभी लोगों का एक बार फिर से करंट अफेयर सीरीज़ में। जो आज हमारा तीसरा दिन है करंट अफेयर्स एनालिसिस का, CNA का। तारीख़ है 30 अप्रैल 2021। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर शो की। लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स की, सैटरडे एंड संडे को भी आपके लिए कुछ खास आयोजन किया जा रहा है। ये मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा, ये आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं करंट न्यूज़ एनालिसिस बाय सचिन चौधरी। आप सभी का स्वागत है। ये हमारा नया लोगो है चैनल का, MSIS 360 डिग्री कवरेज। इसका फाउंडेशन डेट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आर यू रेडी स्टूडेंट्स? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑर्गेनाइजेशन सजेस्टेड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इंसेंटिव ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज अपार्ट फ्रॉम सब्सिडी अंडर फेम 2 स्कीम? कौन सा संगठन है जो सजेस्ट करता है गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है इंसेंटिव किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज के ऊपर, जो कि फेम 2 स्कीम के अंडर आता है। ऑप्शन ए सिप्री, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी CSIR। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं इस आंसर को खोजने के लिए। तो आपका समय शुरू हो चुका है। खैर, इसका आंसर तो होगा नीति आयोग। तो नीति आयोग को जानने से पहले और फेम 2 स्कीम को जानने से पहले फेम 1 स्कीम के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आप सभी लोगों को। तो फेम 1 स्कीम क्या है? सबसे पहले तो फेम का फुल फॉर्म क्या होगा? फेम, फास्टर अडोप्शन मैन्युफैक्चरिंग फॉर इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल। इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हाइब्रिड कहाँ से आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक के साथ ही जुड़ा हुआ है। देखिए, फास्टर, F फॉर फास्टर, A का एडोप्शन, M मैन्युफैक्चरिंग फॉर इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल, जिसका फॉर्मेशन 1 अप्रैल 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि लोगों में बढ़ावा मिले कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ समय पहले BS4 इंजन बंद हो चुका है और BS6 पे हम स्विच कर चुके हैं। लेकिन फेम स्कीम में क्या था? फेम स्कीम में दोनों चीज़ें होंगी। हाइब्रिड व्हीकल का मतलब इलेक्ट्रिक भी होगी और डीजल और पेट्रोल गाड़ी भी होगी। तो लोगों को बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाए, इस मकसद के साथ नीति आयोग ने 1 अप्रैल 2015 को फेम 1 स्कीम लागू की थी। सो दैट पीपल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस स्कीम। लेकिन हुआ क्या प्यारे विद्यार्थियों कि सिर्फ मोटिवेशन रहा। मोटिवेशन से सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए सरकार को, गवर्नमेंट को पैसे भी खर्च करने पड़ते, बट उन्होंने पैसे खर्च नहीं किए। नो मनी पेड बाय गवर्नमेंट। तो फेज़ 1 जैसे ही फिनिश हुआ, ठीक उसी प्रकार दूसरा फेज़ आया। फेम 2 हम कह सकते हैं कि इसका एक्सटेंडेड वर्जन है। किसका? फेम 1 का एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ फेम 1 है। लॉन्च भी सेम डेट पे हुआ था, 1 अप्रैल 2019 को लॉन्च हुआ। अप्रैल फुल डे पे ही इन्होंने फुल बनाया था फेम 1 में। लेकिन फेम 2 में क्या रहा? फेम 2 में इन्होंने एक चीज़ को मद्देनज़र रखा, जो प्रॉब्लम फेम 1 में हुई थी फेम 2 में नहीं रही। और देखिए, वही बात है, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर हमने गाड़ी तो ले ली, लेकिन रास्ते में डिस्चार्ज होगी तो क्या कीजिएगा? तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कीजिएगा। जो कीजिएगा वो सरकार कीजिएगा। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट किया था, और वो 10,000 करोड़ रुपए, जो 10,000 करोड़ जो मनी है, उसको यूज़ किया चार्जिंग स्टेशन में। चार्जिंग स्टेशन जगह जगह लगाने के लिए वो जो खर्चा आया, वो उसके लिए 10,000 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्ट किया था गवर्नमेंट ने। तो फेम 2 स्कीम, जो कि 3 साल तक
रहेगी 2019, 20 और 21। इसका कार्यकाल 3 साल तक रहेगा स्टूडेंट्स। अब हम स्विच करते हैं नीति आयोग पे कि नीति आयोग है क्या। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा नीति आयोग क्या है। कुछ स्टूडेंट्स को तो मालूम है, जिनको नहीं मालूम वो आज जान लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारी है स्टूडेंट्स, मैं आपको नीति आयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होगा N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड I फॉर इंडिया। नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या है? ये अनुगामी है किसका? प्लानिंग कमीशन का। नीति आयोग आई उससे पहले प्लानिंग कमीशन 1950 में जिसका फॉर्मेशन हुआ था वो आया था। प्लानिंग कमीशन वही जो कि पंचवर्षीय योजना निकालता है, 5 ईयर प्लान निकालता है, जो कि नीति आयोग जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तब तब्दील हो चुका है। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया। हालांकि प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग बना है, यह आप जान चुके हैं। नीति आयोग क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? उत्तर होगा नहीं। फिर कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा क्या सर ये स्टेटूटरी बॉडी है? सर क्या ये विधिक संस्था है? फिर मैं कहूँगा कि नहीं। तो सर फिर ये है क्या? फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये क्या है। ये एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है। एग्जीक्यूटिव कमेटी कह सकते हैं या थिंक टैंक कह सकते हैं इसको हम स्टूडेंट्स। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और ये जो लीगल बॉडी, स्टेटूटरी बॉडी, ये क्या होती हैं? तो इसी के लिए तो मैं बैठा हुआ हूँ स्टूडेंट्स। आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है कि जिनके लिए आर्टिकल लिखा हुआ हो। किसी भी बॉडी के लिए जो आर्टिकल लिखा गया है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में CAG जो कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 के तहत, और AG जो कि अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के तहत आते हैं। अब लीगल बॉडी क्या होगी? लीगल बॉडी जो स्टेटूटरी बॉडी है वही लीगल बॉडी है जो कि कानून से बने। जैसे कि इसका अगर मैं उदाहरण दूं तो वो CIC का दे रहा हूं। CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि 2005 में बना था। इसका जो ऑफिस है, जो ये CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिस जो बना है वो स्टेट्यूट यानी कि कानून से के तहत बना है। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा लीगल बॉडी, स्टेट्यूटरी बॉडी का। ठीक वैसे ही जो नीति आयोग है वो एक थिंक टैंक है। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कोई आदेश से बना हो उसको, या फिर आदेश से बना हो तो आदेश कौन देगा? गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बना हो या किसी भी कोई एक ऑर्डर से बना होता है वही एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। अब नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? खैर, नीति आयोग के चेयरमैन PM प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो फिलहाल नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं इस पद पे। वाइस चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार इनके वाइस चेयरमैन है। और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO कौन है? फिलहाल ही में अमिताभ कांत वर्तमान में इसके CEO हैं नीति आयोग के। नीति आयोग वही है जिससे हमारी स्कूल में ATL, माता श्रेणी स्कूल में ATL जो कि अटल टिंकरिंग लैब जो बना हुआ है वो नीति आयोग के तहत बना हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, नीति आयोग ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए हैं। कितने दिए हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। देखिए, मैं आपके लिए ये बहुत ही शानदार, मेरे जहाँ तक कोशिश थी उतना शानदार मैं आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ स्टूडेंट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप देख सकते हैं, 17 गोल्स हैं जिसका टारगेट 15 साल का लिया हुआ। देखो, प्लानिंग कमीशन जो करता था वो 5 ईयर प्लान में बनाता था जिसमें पंचवर्षीय योजना होती थी, लेकिन 2015 से 2030 तक 15 साल में 17 टारगेट पूरे करने हैं। ये SDG के अंडर यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर आते हैं, जिसमें पहला टारगेट है नो पॉवर्टी, कि कोई भी गरीबी मतलब कंप्लीटली ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, गरीबी ना रहे। अगर गरीबी नहीं रहेगी तो दूसरा पॉइंट को कोरिलेट कीजिए, गरीबी नहीं रहेगी तो कोई भूखा नहीं मरेगा, तो दूसरा पॉइंट हो गया जीरो हंगर। जो कोई भूखा नहीं मरेगा तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, तो तीसरा पॉइंट देखिए गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो अगर अच्छी हेल्थ होगी और वेलबींग अगर अच्छे से वो रहेगा तो फोर्थ पॉइंट देखिए वो अच्छे से एजुकेशन ले सकता है, तो क्वालिटी एजुकेशन फोर्थ पॉइंट हो रहा है यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट अगर आप देखें तो जेंडर इक्वालिटी, अगर वो अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन लेगा तो उसका माइंडसेट अच्छा होगा, अगर उसका माइंडसेट अच्छा होगा तो उसकी सोच ब्रॉड होगी, सोच ब्रॉड होगी तो जेंडर में इक्वालिटी रखेगा, इनइक्वालिटी नहीं रखेगा। गौर फरमाने की बात है। पॉइंट नंबर 6 आप देख सकते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रोवाइड किया जाए। पॉइंट नंबर 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, फिर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। पॉइंट 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
10th पॉइंट कह रहे हैं रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, 11th पॉइंट में है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटी, आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन, 14 लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड, 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 17 पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। तो ये हमारे 17 सस्टेनेबल गोल है जिसको फिनिश करने का टारगेट 2030 तक लिया हुआ है। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी जानकारी जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बची हुई है वो ये है कि अब आपको मैं फैक्ट की बौछारें कर रहा हूँ आपके लिए। पहला फैक्ट, पहला स्टेट, पहला राज्य भारत का जो जिसने फ्रेम किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फ्रेम करने वाला पहला राज्य, एनी गैस फ्रॉम योर साइड? यस यू कैन आंसर। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा कर्नाटक के बेंगलुरु सिटी में जो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनी है। अब इस पे जो कार्य होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फेम स्किन में जो लेके आ रहे हैं वो है टेस्ला कंपनी। कुछ सुनाई दिया हुआ वर्ड है टेस्ला, 1-2 दिन के अंदर अंदर आपने सुना है कहीं ना कहीं, बिल्कुल सही पहचाना। मैंने ही आपको टेस्ला कंपनी के बारे में जिक्र किया था। एलोन मस्क की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है टेस्ला मोटर्स, बहुत ही शानदार कार्य कर रही है इलेक्ट्रिक वर्ल्ड में। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू फ्रेम इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो पहला यूनियन टेरिटरी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को फ्रेम कर रहा है, जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल को फ्रेम किया है, उसमें अगर यूनियन टेरिटरी पूछे तो दिल्ली आंसर आएगा, आंसर होगा दिल्ली। और फेम किसके अंडर आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लिख सकते हैं रफ कॉपी में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा स्टूडेंट्स। मुझे इंतज़ार रहता है कमेंट बॉक्स में कि आप आंसर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो, पार्टिसिपेट करें, ताकि एक इंटरेस्ट बना रहे आपका भी और मेरा भी एंथुजियाज़म जगा रहे। तो फेम कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डैश, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएंगे। क्वेश्चन सेकंड पे बढ़ते हैं। विच स्टेट ऑन अप्रैल 28, 2021 एक्सपीरियंस 7 बैक टू बैक अर्थक्वेक? भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे 28 अप्रैल को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 7 लगातार बैक टू बैक अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किए गए हैं? तो ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी आसाम, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। स्टूडेंट्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आसाम। आसाम राज्य में लगातार 7 बैक टू बैक अर्थक्वेक आए हैं। तो अब आप सबको मालूम चल गया होगा कि जैसे कि हमारे चैनल का नाम MSIS 360 डिग्री कवरेज है, तो मैं 360 डिग्री पूरा इस क्वेश्चन को पूरा समझाऊंगा, स्टैटिक पार्ट के बारे में, और करंट अफेयर का तो चल रहा है। तो आप हो जाइए तैयार जानने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हाउ डू अर्थक्वेक फॉर्म, और अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आते हैं और किस एरिया में आते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो आप देख सकते हैं, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है इसके माध्यम से आप J&K जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आपको रेड कलर से मार्क दिख रखा होगा जो मैंने शेड कर रखा है, और आप इसके अगर ईस्ट में आएंगे तिब्बत वाले रीजन में देखेंगे तो एक ब्लैक स्ट्रिप है जो स्ट्रेट लाइन है, और पूरा ईस्ट में अगर आप देखें नज़र घुमा के तो अरुणाचल प्रदेश आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि ब्लू कलर में मैंने शेड कर रखा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर हम अरुणाचल प्रदेश से कश्मीर की तरफ देखें तो अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा नाम की जगह है, जगह का नाम है नामचा बारवा। और अगर हम देखें नज़र घुमा के J&K की तरफ, जम्मू एंड कश्मीर वाले इलाके की तरफ, तो वहाँ पे जो माउंटेन जो रेंज है हिमालयस के अंडर आती हैं वो है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा ये रीजन है जो कि हिमालय से घिरा हुआ है। बीच में जो आपको ब्लैक लाइन जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो इलाका है जिसको हम कहते हैं यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट कहते हैं। हुआ क्या होता ऐसा है कि आज से कम 43 मिलियन ईयर्स अगो, आज से 43 मिलियन ईयर अगो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप समझ सकते हो 430 लाख ईयर यानी कि 4 करोड़ 30 लाख साल पहले
हुआ क्या, ये जो यूरेशियन प्लेट है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, जो मैंने ब्लैक कलर में स्ट्रेट लाइन खींच रखी है, यूरेशियन प्लेट। और अगर हम साउथ में बात करें, साउथर्न पार्ट में, अब देखो आपको मैं और आपको दिखाता हूँ इसमें थोड़ा सा, अगर मैं लेके आया हूँ तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला डायग्राम आप देखिए जो ग्लोब वाला है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपको दिखाई दे रही है। देखो ऑस्ट्रेलिया की इंडो ऑस्ट्रेलियन में डायरेक्शन देखिए, और ऊपर इंडिया की प्लेट, आप यूरेशियन प्लेट देखिए, थोड़ा सा इस तरफ देखिए आप, थोड़ा सा ये देखो जूम जो मैंने किया है, ये वाला इलाका, तो ये है, ये यूरेशियन इंडिया के एरिया वाली यूरेशियन प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हुआ क्या, 4 करोड़ 30 लाख साल पहले ये प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ती हुई आई। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर हुई, ज़बरदस्त टक्कर हुई। तो जो ये इसका जो कोलाइड जो टक्कर हुई, उसको हम कन्वर्जन प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, जब दो प्लेटें आमने सामने जब भिड़ती है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट प्लेट हम उसको कहते हैं। तो इस प्रकार दो प्लेटों का आपस में टकराव हुआ, और उस टकराव के कारण जो माउंटेन बने, वही हिमालय का रूप है जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। नॉर्थ इंडिया की तरफ आप देख रहे हैं, तो दिस कॉज फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन, और इसी की वजह से फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। ये किस प्रकार के माउंटेन है, न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन है स्टूडेंट्स, ये न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन है। अब ये आसाम जो है, आसाम ये किस एरिया में है, तो आसाम का भी मैं मैप आपके लिए लेके आया हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल आपको प्रोवाइड करूँगा स्टूडेंट्स। ये देखिए आप आसाम का मैप आप देख लीजिए, ये आसाम है, अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर इससे लगता है, नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर इसके नीचे मिज़ोरम, फिर त्रिपुरा और मेघालय, इनके साथ इसका बॉर्डर टच करता है। और वेस्ट में देखिए, आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल है इस तरफ। कंट्री की बात करें तो भूटान का बॉर्डर है, ये टच करता है। तो आसाम है जो कि लैप ऑफ शिवालिक की गोद में बैठा हुआ है, आसाम स्टेट। ये प्लेट आज भी, और मैं इनको बता देना चाहता हूँ आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये क्या करती हैं स्टूडेंट्स, ये आज भी टकरा रही है। और हर साल 44 mm मतलब 44 मिलीमीटर, ये क्या करती हैं, हर साल जब टकरा रही है तो 44 मिलीमीटर की ऊंचाई बढ़ाती है, 44 मिलीमीटर की ऊंचाई बढ़ाती है, ताकि उस वजह से क्या होता है, उस वजह से जो माउंटेन है उसकी हाइट हर साल बढ़ती है, हिमालयस की हाइट। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी कुछ समय पहले, नियर अबाउट 6 से 7 महीने पहले, चाइना ने नेपाल के साथ मिलकर माउंट एवरेस्ट की फिर से ऊंचाई नापी थी, जो कि पहले 48848 जो कि 8848 मीटर यानी कि 8.848 किलोमीटर की ऊंचाई थी, जो कि बढ़कर 0.60 मीटर हो गई स्टूडेंट्स। तो जिन विद्यार्थियों को ये मालूम है कि फिर से माउंट एवरेस्ट को मेजर किया गया था और उसकी हाइट में बढ़ोतरी मिली थी, अब उसका आपको कारण बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। मेरे ख्याल से उन विद्यार्थियों को बहुत ही आनंद महसूस हुआ होगा जिनको ये कॉन्सेप्ट पहले से मालूम था, और जिनको ना मालूम नहीं था उनको आज जानकर बेहद खुशी हुई होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा हुआ है। अब दिमाग में क्वेश्चन क्या चल रहा है कि सर ने हमें ये तो बताया ही नहीं कि अर्थक्वेक क्यों अकर होता है, सर ने तो हमें ये बताया नहीं कि अर्थक्वेक अकर क्यों होता है। तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारी पृथ्वी है ये 3 भागों में बटी हुई है। सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको हम कहते हैं क्रस्ट के नाम से जानी जाती है। सेकंड जो लेयर है वो मेंटल के नाम से जानी जाती है, और जो थर्ड लेयर है वो कोर के नाम से जानी जाती है। इतना आप सबको मालूम है ना, अगर आप इतना समझ गए ना तो अब सारा कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो अर्थक्वेक आते हैं वो हमारे क्रस्ट में आते हैं। कौन सी लेयर में आते हैं, ऊपर वाली लेयर में जिसका नाम है क्रस्ट में आते हैं। और
सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो अर्थ का सेंटर है वो 6400 किलोमीटर अंदर की तरफ कोर के अंदर है। कितना है? 6400 किलोमीटर। कुछ बुक में 6330 दे रखा है, कुछ बुक्स में 6500 दे रखा है, तो ये नियर अबाउट 6400 हमने एवरेज ले लिया है। अर्थक्वेक ऑलवेज अकर इन क्रस्ट। अर्थक्वेक हमेशा क्रस्ट में अकर होता है। अच्छा, जिस जगह पे अर्थक्वेक अकर होता है उसको हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस और हाइपोसेंटर। जिस जगह पे अर्थक्वेक आता है, जिस पोजीशन पे, उसको तो हम, जो क्रस्ट में आएगा उसको तो हम फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं। और उसी के नियर बाई जो प्लेस है जहाँ पे अर्थक्वेक को फेल्ट किया जाता है, सबसे पहले महसूस किया जाता है, उसको एपिसेंटर कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में साफ साफ देख सकते हैं, हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर एक जो स्टार मार्क बना हुआ है ब्लैक कलर में, वो एपिसेंटर जो दिखा रखा है वो नियर बाई एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक को फेल्ट किया गया था। उसके ऊपर फॉल्ट लाइन होती है, ये आप पढ़ सकते हैं, रीड आपने अब तक तो आपने कर भी लिया होगा जहाँ तक मुझे मालूम है। अर्थक्वेक इज़ व्हेन टू ब्लॉक ऑफ अर्थ, आप ये ठीक पढ़ सकते हैं, ये वही बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो एनाटॉमी ऑफ एन अर्थक्वेक, इसमें आप देख सकते हैं एपिसेंटर के बारे में पढ़ सकते हैं, सरफेस वेव के बारे में पढ़ सकते हैं, फोकस मैंने आपको बता ही दिया, फोकस और हाइपोसेंटर एक ही चीज़ है, उसके जो नियर अबाउट एरिया है उसको कहते हैं एपिसेंटर। और जो वेव्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो पी वेव और एस वेव, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। या आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये डायग्राम है, ये आप अच्छे से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो हम, मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए हमें, और थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट मैं आपको अर्थक्वेक के बारे में बता देता हूँ, अमेजिंग फैक्ट्स आपको इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। अर्थक्वेक मेज़र दो प्रकार से किया जाता है। अर्थक्वेक को मेज़र, सबसे पहला जो तरीका है उसको हम कहते हैं रिक्टर स्केल। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? रिक्टर स्केल। जो दूसरा जो पैमाना है जिससे इसको मेज़र किया जाता है उसको हम कहते हैं मार्सेली स्केल। कौन सा स्केल? मार्सेली स्केल कहते हैं। इंडिया में इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है? तो इंडिया में नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी, नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी बनी हुई है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इंडिया में इसके 115 रीजनल सेंटर है, 115 रीजनल सेंटर है इंडिया में नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के। अब सिस्मोलॉजी किसको कहते हैं? बहुत ही आसान सी बात है, अब तो आप समझ चुके होंगे। सिस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को ही सिस्मोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को ही क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब आसाम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बता दूं। वैसे तो आपको मालूम ही होगा कि आसाम की कैपिटल दिसपुर है। आसाम में आईआईटी गुवाहाटी है जो चर्चा में बनी हुई थी। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं, गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी हैं। अच्छा, अब आपके लिए जो क्वेश्चन है उसको पूछने से पहले मैं एक छोटा सा एक फैक्ट और बता देता हूँ आपको कि आसाम में कुछ दिन पहले आसाम चर्चा में रहा था। किस लिए रहा था? वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आसाम में एक मैंड्रीन नाम का एक डक है जिसको 118 साल बाद में देखा गया था। मैंड्रीन डक, मैंड्रीन एक भाषा भी है, आपने बिल्कुल अगर कहीं पे पढ़ा हो तो मैंड्रीन, चाइना की भाषा को मैंड्रीन या मैंड्रीन कहते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन आज का, कि आसाम का नेशनल पार्क, आसाम में कितने नेशनल पार्क हैं और उनके क्या क्या नाम हैं? आसाम में कितने नेशनल पार्क हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? आसाम के बॉर्डरिंग स्टेट के नाम बताओ, जो अभी भी मैंने आपको दिखाए थे, बॉर्डरिंग स्टेट के बारे में बात बताओ। या फिर और इंटरनेशनल जो बॉर्डर हैं कौन कौन सी कंट्री के लगते हैं इनके, वो आप बताएंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप ये देख सकते हैं, ये सिस्मिक जोन है इंडिया का। ये देखो, इसमें अर्थक्वेक को अलग अलग जोन में बांटा गया है। देखिए, अर्थ की मैग्नीट्यूड स्केल में आप देख सकते हैं, ये स्केल में 8 रिक्टर स्केल का अगर आ रहा है मैग्नीट्यूड, अगर 8 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक है तो बहुत ही खतरनाक माना जाता है, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट लेके आते हैं वो। 8.0 और देखो, ग्रेट अर्थक्वेक दैट कैन टोटली डिस्ट्रॉय कम्युनिटी नियर इट्स एपिसेंटर। तो ये आप देख सकते हैं 7 का स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर 2 या 3 का हो तो वो एकदम हल्का फुल्का माना जाता है, तो ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। ये आप देख सकते हैं जोन 2 जोन में बांटा हुआ है। इंटेंसिटी देख सकते हैं इसकी, ये सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया, ये मैं आप सभी के लिए मैटर लेके आया हूँ। कलरिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं, जैसे रेड जोन में ये सबसे रिस्की एरिया है। ये जो एरिया अरुणाचल प्रदेश वाला दिखा रखा है, आसाम वाला भी देखो इसमें शेडेड है, तो ये डेंजरस जोन में है। जहाँ पे ब्लू कलर है वो सबसे कम है। जैसे अभी राजस्थान है, अपना राजस्थान सेफ़ है, तो आप देख सकते हैं ये आसाम का आप मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3,
डैश बिकम्स द फर्स्ट लार्ज टेरिटरी टू गेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ओवर 14,400 हेक्टर एरिया। वह कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल गया है 14,400 हेक्टर एरिया प्राप्त करके? ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी लद्दाख एंड ऑप्शन डी दिल्ली। वक्त 10 सेकंड का दिया जाता है। तो बच्चों आंसर बताने का समय हो चुका है। इसका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार। अब अगर आपको मालूम हो कि क्या ये पहली यूनियन टेरिटरी है या फर्स्ट लार्ज टेरिटरी है, देखिए आप गौर करिए इस क्वेश्चन पे, फर्स्ट लार्ज टेरिटरी, तो ये अंडमान एंड निकोबार को तो लार्ज टेरिटरी के हिसाब से पहली बार मिला है सर्टिफिकेट। लेकिन 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 इससे पहले क्या कोई और दूसरी यूनियन टेरिटरी रह चुकी है? बिल्कुल रह चुकी है स्टूडेंट्स। इससे पहले भी यूनियन टेरिटरी रह चुकी है, लेकिन वो लार्ज के कैटेगरी में नहीं आई, बट वो यूनियन टेरिटरी के कैटेगरी में अगर हम बात करें तो वो लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप इससे पहले हैं। अगर हम पहले ऑर्गेनिक स्टेट की बात करें तो उसका आंसर होगा सिक्किम। अब इसमें ज़्यादा बताने लायक कुछ चीज़ है नहीं। अब हम अंडमान एंड निकोबार के बारे में, आइलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि हमारे बे ऑफ बंगाल वाले रीजन, जो कि इंडिया के स्लाइटली साउथ ईस्ट वाले रीजन में है, साउथ ईस्ट वाले रीजन में है। ये देखिए आप, देखिए अंडमान एंड निकोबार के बारे में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ कि सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड में ही स्थित है, जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 78 मिनट पे स्थित है। किसके ऊपर लोकेटेड है? 6 डिग्री 6.78 मिनट पे लोकेटेड है। अगर हम नॉर्थ मोस्ट पॉइंट की बात करें तो उसका नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है उसका? इंदिरा कोल उसका नाम है, जो कि 35 डिग्री 4 मिनट लेटीट्यूड पे लोकेटेड है। देखो कोल कहाँ पे होता है? जहाँ पे नेटवर्क अच्छा होता है। और नेटवर्क कहाँ पे अच्छा होता है? जहाँ पे ऊंचाई होती है। तो बताओ जम्मू एंड कश्मीर ऊंचाई पे है या नहीं है? ऊंचाई पे है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो हाइट पे है, तो उस वजह से इसका नाम इंदिरा कोल ट्रिक बन गई। याद हो गया? इंदिरा पॉइंट पॉइंट हमेशा नीचे मिलता है, जैसे श्रीलंका पॉइंट की तरह लटकी हुई है, बर्फ़ के टुकड़े की तरह लटकी हुई है, तो उसी प्रकार श्रीलंका अंडमान एंड निकोबार के जस्ट साउथ में है। और आप याद कर लो इसको, इंदिरा पॉइंट। अब अंडमान और निकोबार में आप देख रहे हैं जो इसकी कैपिटल है वो अंडमान आइलैंड के ऊपर स्थित है ना स्टूडेंट्स? अंडमान कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान आइलैंड के ऊपर स्थित है। और अंडमान और निकोबार को कौन सी डिग्री चैनल उसको डिवाइड करती है? अंडमान और निकोबार को कितनी डिग्री चैनल डिवाइड करती है? 10 डिग्री चैनल। कितनी डिग्री? 10 डिग्री चैनल इसको डिवाइड करती है। ये फैक्ट भी आपको मालूम होना चाहिए। सेलुलर जेल का अगर आपने नाम सुना हो, 1857 के जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, सेलुलर जेल में उनको पनिश किया गया था। जब उनको वहाँ पे ले जाया जाता था तो उस सज़ा जब उनको दी जाती थी सेलुलर जेल में, तो उसी को काला पानी की सज़ा कहते थे, काला पानी जेल कहते थे। और जो हमारे क्रांतिकारी वीर सावरकर, जो वीडी सावरकर के नाम से जाने जाते हैं, उनको भी सेलुलर जेल में रखा गया था। इंडिया के गवर्नर जनरल रहे हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने वहाँ पे एक जो वहाँ पे अपराधी थे उन्होंने जेल में ही उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्होंने जो अफ़गानिस्तान के अफरीदी थे उनको उन्होंने मार गिराया था, लॉर्ड मेयो ने। तो ये सारी बातें अंडमान एंड निकोबार के बारे में अभी भी कुछ पॉइंट रह गए हैं जो आपको बता रहा हूँ कि इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो, भारत का सिर्फ एकमात्र एक्टिव वोल्केनो स्थित है अंडमान एंड निकोबार में। उसका नाम है बैरन आइलैंड। ये भारत का ही नहीं बल्कि साउथ एशिया का अकेला एक्टिव वोल्केनो है स्टूडेंट्स। सेंटली ट्राइब, अगर ट्राइब की बात करें तो यहाँ पे सेंटली ट्राइब जो सबसे पुरानी ट्राइब मानी जाती है वो यहाँ पे रहती है। अगर दूसरे ट्राइब्स की बात करें तो ओंजीज, जरावा ये मिलते हैं। 2018 के करंट अफेयर से रिलेटेड एक फैक्ट है, तो ये भी मैं आपको इसमें शामिल कर रहा हूँ कि रोस आइलैंड चर्चा में रहा था। क्यों रहा था? क्योंकि रोस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड कर दिया गया। वैसे ही नील आइलैंड का नाम चेंज करके शाहिद आइलैंड रख दिया गया। ठीक वैसे ही हैवलॉक आइलैंड का नाम स्वराज आइलैंड
में तब्दील कर दिया गया था। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, मैप को अच्छे से आपने निहार लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, DRDO रिसेंटली टेस्टेड डर्बी मिसाइल एंड पाइथन मिसाइल, दिस टेस्ट टुक प्लेस इन। याद कीजिए हमारे पहले लेक्चर में मैंने आपको इससे रिलेटेड बात बताई थी और ये कहा था कि इसको मैं फर्दर करंट अफेयर में लूँगा, शामिल करूँगा, और वो दिन आज आ चुका है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में डर्बी मिसाइल और पाइथन मिसाइल का टेस्ट किया है। वो कौन से स्टेट में कंप्लीट हुआ है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी गोवा। समय शुरू हो चुका है। आंसर बताने का वक्त हो चुका है। आंसर इसका ऑप्शन डी गोवा होगा। गोवा इसका आंसर है। तो पाइथन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पाइथन वैसे सांप को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्नेक होता है पाइथन, उसको सांप से इसका नाम लिया गया है। इसको सहायता हमारी इसमें की है, हमारी सहायता की है इजराइल ने। ये क्या है? इजरायली मिसाइल है जिसको ट्रायल पे लिया गया है। इजरायली मिसाइल पाइथन को ट्रायल पे लिया गया है तेजस के ऊपर, और तेजस वही है जो HAL ने बनाया है, और HAL वही है जो कल डिस्कस किया गया है। आप बता सकते हैं HAL के बारे में? डे बिफोर यस्टरडे आई डिस्कस विद यू स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी? बिल्कुल आप HAL के बारे में इंपॉर्टेंट मुझे जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है। दिस पाइथन इज़ एयर टू एयर मिसाइल। ये जो पाइथन है ये क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है, जिसको इसराइल ने 2006 में लेबनान पे अटैक किया था, तब बनाया था। इसराइल ने क्या किया था स्टूडेंट्स? लेबनान पे अटैक किया था 2006 में। आप देख सकते हैं इसराइल का मैप भी मैं लेके आया हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देख सकते हैं आप, इसराइल है। इसराइल के आप देखिए आप लेबनान कहाँ पे स्थित है, आपको ये भी मैं दिखा देता हूँ। 2006 में इसराइल ने लेबनान पे अटैक करने के लिए इसका इजाद किया था, और इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? साफिर नाम दिया था। क्या दिया था? साफिर। इसको इसराइल कंट्री में साफिर के नाम से जाना जाता है, जबकि इंडिया में इसका नाम पाइथन के नाम से संबोधित किया गया है। इसराइल जो अच्छे से जानते हैं, इसराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। इसराइल के लेफ्ट में मेडिटेरियन सी है, और जो लेबनान है वो कहाँ स्थित है स्टूडेंट्स? लेबनान जस्ट इसराइल के नॉर्थ में स्थित है। इसराइल के नॉर्थ में, यहाँ पे नाम आपको दिख नहीं रहा होगा, गोलन हाइट, जहाँ पे आप देख रहे हो गोलन हाइट, उसके जस्ट ऊपर वाले एरिया में ही लेबनान स्थित है। लेबनान की कैपिटल बैरूत है। इसराइल की कैपिटल सारी दुनिया तो तेल अवीव मानती है, लेकिन अमेरिका इसकी जो कैपिटल है, इसराइल की कैपिटल, वो यरूशलेम मानती है, जिसको जेरूशलम या यरूशलेम कहते हैं। आप ये देख सकते हैं यरूशलेम, और तेल अवीव आप देख सकते हैं। वेस्ट बैंक देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें गोलन हाइट वगैरह, ये वेस्ट बैंक देख सकते हैं। ये डेड सी देख सकते हैं। वेस्ट में इसराइल के मेडिटेरियन सी है, और डेड सी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये परीक्षण हुआ था गोवा में। तो अब आपको मैं थोड़ा सा गोवा की भी यात्रा करवा देता हूँ। देखो लॉकडाउन में वैसे भी हम बाहर तो निकल नहीं सकते, बाहर कहीं घूम नहीं सकते। तो अब ऐसा है कि घर पे बैठे बैठे अगर हम मैप के ज़रिए इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हुए घूमें तो वो और भी अच्छी बात है। देखो गोवा के नॉर्थ में महाराष्ट्र आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कर्नाटका है, ये इस तरफ के केरला है, कर्नाटका है। गोवा में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। ये आप देख सकते हैं। देखिए ये मार्मो गोवा बीच है। ये बीचेस बहुत ही मतलब घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। एक सिटी का नाम ही वास्को डिगामा, वास्को सिटी के नाम से रखा गया है यहाँ पे। अब देखिए जो स्टडी मटेरियल में लेके आए हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये 5th जनरेशन पाइथन मिसाइल है। क्या है? 5th जनरेशन पाइथन मिसाइल है। ये एयर टू एयर मैंने आपको जैसे बताया, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है। इजरायली गवर्नमेंट बिगन, या आप पढ़ सकते हैं साफिर। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ये आप दृश्य देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा दृश्य है गोवा का। हाँ, अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि इंडिया के पास में सर क्या पाइथन ही ऐसी जो टेक्नोलॉजी है कि जो एयर टू एयर मिसाइल है? तो आंसर होगा नहीं। इसके अलावा और भी एयर टू एयर मिसाइल इंडिया के पास है। पाइथन तो अब ली है, उससे पहले अस्त्र मिसाइल है, अस्त्र, और K100 हमने रशिया की मदद से बनाई है। अब वेपन और एमुनेशंस टेकन फ्रॉम इसराइल से हमने और क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं? तो उसमें आता है नाम स्पाइक 2000 का नाम आता है जो कि एक मिसाइल है, और ब्राक 8 जो कि एक मिसाइल है, ब्राक 8 और स्पाइक 2000। उसके अलावा हमने एक ड्रोन भी लिया है हमने इसराइल से, जिसका नाम हेरोप है।
हरूप, HAROP, हरूप। तो अब वक्त हो चला है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने का। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन एशियन वुमेन टू गेट वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। भारत की एशियन वुमेन, तो फर्स्ट इंडियन एशियन वुमेन टू गेट वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, ऑप्शन ए कृति करंत, ऑप्शन बी कीर्ति खरबंदा, ऑप्शन सी कृति सेनन, या ऑप्शन डी कृतिका कामरा। अब इसमें ये कृति हैं सारी, एक ए लग के कृतिका हो गया है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग, लिटिल बिट, बट यू कैन अप्लाई योर माइंड। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए कृति करंत। ये आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, ये मैं आपके लिए कटिंग लेके आया हूँ, ये आप देख सकते हैं कि कृति करंत की पिक है। ये कृति करंत जिन्हों फर्स्ट वुमेन टू बी चूजन एज वाइल्ड इनोवेटर। इस क्वेश्चन में कुछ बताने लायक इतनी खास बात है नहीं, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु वॉन हर मेडन गोल्ड मेडल एट एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। मेडन का मतलब होता है कि पहला। इनमें से वो कौन सी प्लेयर हैं, वो कौन सी वेट लिफ्टर प्लेयर हैं, ये वेट लिफ्टर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल, पहला गोल्ड मेडल एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में जीता है। ऑप्शन ए मीराबाई चानू, ऑप्शन बी झिली दालाबीरा, ऑप्शन सी यशस्विनी देसवाल, या ऑप्शन डी मनु भाकर। इसमें से आप चूज़ कीजिए आंसर। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन बी झिली ढालाबेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देखिए, इंडिया झिली ढालाबेरा क्लिंच द गोल्ड मेडल इन 45th कैटेगरी एट एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, जो कहाँ हो रही है, ताशकंद, जो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, वहाँ पे ये वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई है। उसके अलावा इन्होंने जो जो काम किए वो आप रीड कर लीजिए। आपको मैं वक्त देता हूँ, आप देख सकते हैं 10-15 सेकंड आप ले लीजिए, आप रीड कर सकते हैं। ये आप इसकी पिक देख सकते हैं झिली बेरा की, ये यहाँ पे परफॉर्म करती हुई। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो शुरुआत में जो मैंने आपको बात की थी कि क्लास के अंत में हम डिस्कस करेंगे कि सैटरडे और संडे को क्या स्पेशल होने वाला है, तो मैं आप सबके लिए एक सरप्राइज़ रिवील कर रहा हूँ कि करंट अफेयर के अलावा स्टूडेंट्स कल आपको एक इंग्लिश को मज़ेदार तरीके से, इंग्लिश के रूल्स कैसे अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में डिफरेंस है, इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये सब चीज़ें हम करेंगे। मज़ेदार सेशन होगा। ऐसे ही आपको प्रेजेंटेशन के तौर की हेल्प से ही मैं आपको सारी चीज़ें करवाऊंगा। और संडे को होगी हमारी जीके की स्पेशल ट्रिक की क्लास। जीके की मैं ट्रिक लेके आऊँगा, उस ट्रिक्स को हम मेंशन करूँगा और उस ट्रिक्स को याद करवाऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने बनाई है। तो स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को इंडोर्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं फिर कल। अभी टाइम का हमारा फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो समय का ऐसा रहेगा, मंडे से समय टाइम एकदम फिक्स कर दूंगा। हर चीज़ का आपको टाइम पहले से प्री प्लान रहेगा हमारा, तो आपको टाइम से वीडियो मिल जाया करेगी। अभी थोड़ा मेहनत लगी है स्टूडेंट्स, इस चीज़ में थोड़ी मेहनत लगी है। मैं कंटेंट भी ढूंढने में काफ़ी वक्त लगता है, तो इसलिए अभी शुरुआत हुई है। तो जैसे जैसे परफेक्शन मुझे मिलती जाएगी ना, वैसे वैसे आपको स्टडी मटेरियल भी आपको मैं अवेल करवाऊँगा टाइम टू टाइम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिए, सेफ रहिए, एंड हैव ए फैबुलस फ्राइडे।